बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा बायोफार्मा शक्ति के साथ साथ एक और चीज का इनॉग्रेशन किया गया है 2024 में, और वो है बायो E3 प्रोग्राम। और ये इंपॉर्टेंट है, बायो E3 प्रोग्राम। इसको भी कौन कर रहा है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे? इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ क्या जनरेट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अभी जो हम बायो इकोनॉमी की बात करें, वर्तमान का जो है वो लगभग 190 से 95 बिलियन डॉलर के आसपास है। 2014 के आसपास ये 10 बिलियन डॉलर के आसपास था, और हमारा लक्ष्य यह है कि आगे चलकर हम इसको कितना ले जाएं? लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास ले जाएं। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी पहल है। 2024 में इसको लॉन्च किया गया, और इसके तहत हम क्या करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? यानी कि इन्वायरमेंट को जनरेट नहीं करना है, इको फ्रेंडली बायो प्रोडक्ट को बनाना है। यह हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए क्या करता है? एक सतत विकास भारत के लिए जैव निर्माण, बायो AI हब और बायो बाउंड्री का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, 3 लक्ष्य इसके रखे गए। कौन कौन सा? एक तो है बायो विनिर्माण, दूसरा है आपका बायो AI हब, और तीसरा है आपका बायो बाउंड्री। इनका निर्माण करना, इसी की वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमिक भी जनरेट होगा, और इको प्रोडक्ट यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले फसलों का या फिर जीवों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। जैसे आप लोगों के जहन में अगर होगा तो एक होगा बीटी कॉटन, ठीक है ना? बीटी कॉटन भी क्या है? कीटनाशकों के विरुद्ध बनाया गया है ताकि हम कीटनाशकों का प्रयोग न करें, और जब कीटनाशक पदार्थों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा? मिट्टी की सॉइलिटी बढ़ेगी, पर्यावरण हमारा क्या होगा? सुरक्षित होगा। ठीक है। अब इस बायो E3 मिशन का जो मुख्य क्षेत्र है, ये कौन कौन से क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, तो उसमें से जो पहला क्षेत्र है, जो इसका कार्य प्रणाली का क्षेत्र है, वो ये है कि जैव आधारित रसायन, पॉलीमर और एंजाइम का निर्माण करना। पॉलीमर का मतलब है जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करें, तो बड़े अणु को कहा जाता है कि इसका ये क्या है? बहुलक है। जैसे अगर आप प्रोटीन पढ़े होंगे तो प्रोटीन कई प्रकार के अमीनो अम्ल के मिल से बना होता है, तो कहा जाता है प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो अम्ल का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे घटक बनाए जाएंगे, जैव घटक बनाए जाएंगे, किसके तहत? बायो E3 प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा स्मार्ट प्रोटीन बनाए जाएंगे, स्मार्ट प्रोटीन, ये बायो। अब जाहिर सी बात है, अब खुद देखो, स्मार्ट प्रोटीन बनाएंगे तो इंडस्ट्री बैठाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री बैठाना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब स्मार्ट प्रोटीन बनेगा तो हम इसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचेंगे तो इकोनॉमी भी आएगी। ठीक है। तीसरा इसका है जो है प्रिसीजन जैव चिकित्सीय उत्पादन। अब यहां पे एक शब्द समझना, प्रिसीजन का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो इलाज किया जाएगा, जो दवा बनाया जाएगा, उसके जीन के आधार पर बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, कभी कई ऐसी दवाएं होती हैं, जैसे बुखार आ गया तो किसी को बुखार मात्र क्रोसिन से ठीक हो जाता है, और किसी को बुखार डोलो लेना पड़ता है, 1-1 2-2 लेना पड़ता है, उनको हैवी डोज लेना पड़ता है। यानी अब उनकी बॉडी उस सिंपल मेडिसिन के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर इसी दवा का निर्माण अगर हम जीन के आधार पर कर दें, जैसा उनका जीन स्ट्रक्चर है, तो उनका जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है, उसके आधार पर जो दवा बनती है, उसी को हम बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। यानी कि व्यक्तिगत मेडिसिन, जो जीन के लेवल पर मेडिसिन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन मेडिसिन। तो इसका भी निर्माण होगा। फिर इसके अलावा जलवायु आधारित कृषि होगी। जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि पूसा धान का निर्माण किया गया है। तो पूसा धान क्योंकि धान के उत्पादन के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पूसा क्या है? कम पानी में उपज होगी, तो वो भी किसकी मदद से होगा? बायोटेक की मदद से। जैसे आप लोगों ने एक रागी का पौधा सुना है, रागी नाम सुना है? ठीक है ना? हाँ, डायबिटीज रोगियों को बोला जाता है कि रागी खाओ। हाँ, पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ, अनाज की क्रांति हुई, तो अनाज की क्रांति में क्या हुआ कि भारतीयों को विदेशियों के द्वारा मोटे अनाज से दूर कर दिया गया।
और जब तक भारतीय मोटे अनाज खाते थे न तो उनको डायबिटीज होता था, न कैंसर होता था। जैसी वो पतले अनाज खाने लगे, यानी कि वो जौ खाना छोड़ दिए, मक्का खाना छोड़ दिए, किराए किराए तो खैर वैसे भी नहीं खाते। जब ये मोटे अनाज खाना, किराए नहीं जानते हो, बिहार में वगैरह में होता है, जानवर खाते हैं उसको। खेसारी की दाल सुना है? और ये शहर वाले नहीं समझेंगे, गांव वाले समझ गए होंगे। हाँ, तो ये अनाज होते हैं जो जानवर खाते हैं, ठीक है। हाँ, बल्कि खेसारी का दाल तो मनुष्य भी खाता है, लेकिन इनका डाइजेशन बहुत धीमा होता है। तो अब मोटे अनाज से हम क्या हो गए? दूर हो गए। मोटे अनाज से दूर हो गए तो हमको क्या पकड़ लिया? डायबिटीज। और इस समय डायबिटीज वर्ल्ड का इंडिया कैपिटल बन चुका है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक शुगर के मरीज कहां पर हैं? भारत में। जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उनका आहार विहार, और कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन ही है। और बेवजह खाना खाना, बगैर टाइम पे खाना खाना, और एक दिमाग में भ्रम बैठा दिया गया कि मीठा खाने से शुगर होता है। कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है भाई। अगर मीठा खाने से शुगर होता तो गांव वाले पहले इसके शिकार होते। गांव की चाय पियो ना, लगता है कि पूरा चीनी चम्मच खड़ी हो जाए उसमें, इतनी मीठी चाय पीते हैं। तो केवल मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। आलस शुगर का सबसे बड़ा रीजन है, और लंबे समय तक आपका बैठना सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में शुगर को बीमारी नहीं कहा जाता है, एज ए कंडीशन, अवस्था कहा जाता है। और आप देखिएगा जितने भी डॉक्टर हैं डायबिटीज के लिए वो दवा ही केवल नहीं देते हैं, दवा के साथ वो एक्सरसाइज, टहलना वगैरह, डाइट को अगर आप इस पे कंट्रोल कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली शुगर क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। लेकिन भारतीयों के दिमाग में एक चीज बैठ गया है कि नहीं, दवा चाहिए। और दवा के नाम पे क्या चल रहा है? ग्लिप्राइड, मेटफॉर्मिन, डॉक्टर यही दवा चल रहा है। और जिसके घर में शुगर के पेशेंट होंगे आप देख लीजिएगा, नाश्ता करेंगे तब दवा खाएंगे, भोजन करेंगे तब दवा खाएंगे। और जब भी आप खाना खाते हो शुगर बढ़ता है, 100% बढ़ता है। तो ये दवा क्या करता है? उस शुगर को डाउन कर देता है। तो इसका मतलब जब तक आप जिंदा रहोगे आपको दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि काम तो पैंक्रियाज पे हुआ नहीं, काम किस पे हो रहा है? सिर्फ ब्लड ग्लूकोज ना बढ़े। तो ये दवा कंपनियों की बहुत बड़ी साजिश है कि आपको जिंदगी भर क्या करना? मेटमॉर्फिन खिलाना। लेकिन यही अगर जीन आधारित दवा को बन जाए तो आपका इलाज क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। तो ये भी मिशन है। चौथा मिशन है कार्बन कैप्चर। जो कार्बन कैप्चर है, अगर हम जलवायु पर आधारित अगर हम फसलों का निर्माण कर लें तो जाहिर सी बात है हम इसमें कार्बन को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। कार्बन को हम स्थिर कर सकते हैं, कार्बन को हम डंप भी कर सकते हैं इकट्ठा करके। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कार्बन को बहुत तेजी से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे इंडोर प्लांट आप जितना भी देखोगे सब कार्बन को बहुत तेजी से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इंडोर नॉर्मल आप गेंदे के पौधे को अपने घर में अंदर लगा दो, वो शायद 10 दिन में सूख जाएगा, लेकिन इंडोर प्लांट कभी नहीं सूखता है। तो ये सब किसकी वजह से बना है? इसी जीन ट्रांसप्लांट की वजह से बना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इतना लक्ष्य रखा गया है किसमें? बायो E3 प्रोग्राम में। तो इनका जो विजन है वो यही विजन है। और अगर हम इनके गोल और ऑब्जेक्टिव को देखें तो गोल और ऑब्जेक्टिव में इनका उद्देश्य क्या है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में एक क्या लाना? क्रांतिकारी बदलाव लाना। और इसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसका कार्यान्वयन हो रहा है। प्रमुख अगर हम विशेषता देखें तो रिसर्च एंड डेवलप करना, किसमें? बायोटेक के फील्ड में। दूसरा, इस नीति के माध्यम से एक चीज याद रखे रहना, बायो E3 भारत सरकार का एक नेशनल प्रोग्राम है। बायो E3 भारत सरकार का कैसा है? नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम। और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जैसे DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो उसी तरीके से यह भी तो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन काम करेगा ना? कभी नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना,
नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन। कितने हो गए? ये पूरे के पूरे किसके द्वारा गवर्न होते हैं? सीधे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कोई मंत्रालय नहीं है इसका, याद रखे रहना, कोई मंत्रालय नहीं है। इसको सीधे कौन ऑर्गेनाइज करता है? पीएमओ, या पीएम करें या तो फिर पीएमओ करें, ठीक है। तो ये जो हमारा बायो E3 प्रोग्राम था, इसका लक्ष्य यही होता है कि इस नीति के माध्यम से सरकार जो है वो महत्वाकांक्षी विजन को क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। लक्ष्य क्या है? 2030 तक कितना जाना? $300 बिलियन के आसपास राजस्व को क्या करना? प्राप्त करना। वैश्विक हिस्सेदारी कितना लाना? 5% के आसपास लाना।